वली मोहम्मद बहुत सीधा साधा सा था। वो बोला बहुत बेहतर साहब जी, 8 बजे तक पहुंच जाना, खाना घर पर ही खा लेना। फयाज हुसैन ने हदायत की। वली मोहम्मद ठीक 8 बजे फयाज हुसैन के घर पहुंच गया। वाहिदा ने इसे खाना खिलाया। खाना खाकर वली मोहम्मद ने पूछा साहब जी कहाँ सोना है था। वाहिदा ने इसे नीलम का कमरा दिखाया, एक तकिया दिया। वली मोहम्मद एक बात बताओ, तुम्हें अकेले कमरे में सोने से डर तो नहीं लगता? वाहिदा ने पूछा नहीं बेगम साहिबा, डर किस बात का? मैं तो इस घर में अकेला सोया हूँ जब आप लोग सैदपुर गए हुए थे। आज तो इस घर में आप लोग भी मौजूद हैं। हाँ ये तो है, मुझे ये बात याद ही नहीं रही। अच्छा तुम सो जाओ, ये कहकर वाहिदा कमरे से निकल गई। फयाज ही वली मोहम्मद तो आराम से सो जाएगा, वाहिदा ने इस फयाज के कमरे में आकर कहा। फिर हमें ये कैसे मालूम होगा कि फूल किसने रखा? फिर क्या करना चाहिए? इसे असल हालात से आगाह कर दें। अगर वो खौफजदा हो जाए तो तुम भी इसके साथ सो जाना, और अगर वो सारे वाकयात सुनकर खौफजदा ना हो तो इससे कहना कि रात को सोई नहीं, पर्दे के पीछे छुपकर बैठ जाए और रात भर कमरे की निगरानी करे। फयाज हुसैन ने वाहिदा की हिदायत के मुताबिक वली मोहम्मद को गुलाब के फूल की कहानी सुना दी। ये सारी कहानी सुनकर वली मोहम्मद को जरा भी डर न लगा, बल्कि इसके अंदर खौफ के बजाय तजस्सुस जागा। वो बोला साहब जी आप फिक्र ना करें, मैं रात भर बैठकर कमरे की निगरानी करूंगा। मैं देखता हूँ कि इस कमरे में कौन फूल रख कर जाता है। मैं इसको ऐसी फेंटी लगाऊंगा कि जिंदगी भर के लिए फूल रखना छोड़ देगा। फयाज हुसैन ने कमरे की ट्यूबलाइट जला दी और इसे रात भर चलती रहने की हिदायत देकर कमरे से बाहर आ गया। वली मोहम्मद ने फयाज हुसैन से ये कहने को तो कह दिया कि वो रात भर जाग कर निगरानी करेगा, लेकिन वो नींद का बड़ा कच्चा था। इसके अलावा इसने खाना भी कुछ जरूरत से ज्यादा खा लिया तो खाने का नशा बढ़ने लगा। कुछ देर तो वो नींद से लड़ता रहा। आखिर कब तक? वो कालीन पर पड़कर गहरी नींद सो गया। दरवाजा इसने अंदर से बंद कर लिए थे, लिहाजा इस बात का खतरा ना था कि फयाज कमरे में आकर इसे सोता हुआ पकड़ लेगा। कोई 3 बजे के करीब इसकी आंख खुली। जरा आवाज बहाल हुए तो इसे याद आया कि वो अपने मालिक के घर आया हुआ है। इसे कमरे की निगरानी के लिए सुलाया गया था। इस ख्याल के आते ही वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो जागकर रात गुजारने के बजाय आराम से पढ़कर सो गया। इतनी देर में तो कोई फूल रखकर भी चला गया होगा। वली मोहम्मद ने फौरन पलटकर बेड की तरफ देखा। बेड खाली था। शुक्र था अभी तक किसी ने शरारत नहीं की थी। फिर वली मोहम्मद उठकर खड़ा हो गया, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड के नजदीक आया। इसने सोचा कि नीचे कालीन पर लेटने के बजाय बेड पर क्यों ना लेट जाए। ऐसा नर्म मुलायम बिस्तर रोज रोज कहाँ नसीब होता है। अभी वो बेड पर बैठने वाला था कि एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा। इसका मुंह फिर गया। वो अपने गाल सहलाता हुआ पीछे हटा। इसका जिस्म कांपने लगा था। इसने खौफजदा अंदाज में चारों तरफ देखा, मगर कमरे में थप्पड़ मारने वाला कहीं नजर न आया। फिर अचानक इसकी नजर बेड पर पड़ी। इसे देखकर वली मोहम्मद की चीख निकल गई। वो कोई इंतहाई बदशक्ल आदमी था। बेड पर नीम दराज था। इसके चेहरे और सर पर जगह जगह जख्मों के निशानात थे, जिनसे सुर्ख सुर्ख खून टपक रहा था। वो एक हाथ में चमड़े का दस्ताना पहने हुए था। उंगलियों की जगह नोकीली कीलें निकली हुई थी। वली मोहम्मद इस बदहैयत आदमी को देखकर हवास भागता हो गया और चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। इसने जल्दी से दरवाजे की चटखनी खोली और गैलरी में भागा। पहली चीख पर फयाज हुसैन की आंख खुल गई थी। वो फौरन उठकर बाहर आया। वली मोहम्मद इसे देखकर तेजी से इससे चिमट गया। फयाज हुसैन ने बमुश्किल से अपने से अलग किया और बोला क्या हुआ वली मोहम्मद? साहब जी वो वली मोहम्मद की सांस चढ़ी हुई थी। इससे बोला नहीं जा रहा था। फयाज ने नरमी से पूछा साहब जी कमरे में कोई है? वली मोहम्मद बमुश्किल बोला कमरे में कौन है? आओ मेरे साथ। नहीं साहब जी मैं इधर नहीं जाऊंगा। वो बड़ी डरौनी शक्ल का आदमी है। आवाजें सुनकर वाहिदा की भी आंख खुल गई। वो भी अपने कमरे से निकल आई और दोनों को राहदारी में खड़े देखकर बोली क्या हुआ? कमरे से चीखता हुआ निकला है। मैं इससे यही पूछ रहा हूँ। ये बता रहा है कि कोई डरौनी शक्ल का आदमी कमरे में मौजूद है। हाय मेरे अल्लाह, वाहिदा खौफजदा हो गई। मैं देखता हूँ जाकर कौन है कमरे में। ये कहकर फयाज हुसैन तेजी से आगे बढ़ा। वाहिदा और वली मोहम्मद इसे टोकते रखते ही रह गए। वली मोहम्मद साहब के पीछे जाओ, वाहिदा ने वली मोहम्मद को हिदायत की। बेगम साहबा मैं? वली मोहम्मद की सिटी गुम हो गई। हाँ जल्दी जाओ, भागो, वाहिदा ने जरा गुस्से से कहा। अभी वो हिला भी ना था कि फयाज फौरन वापस आ गया। वहां तो कुछ नहीं है, इसने बताया। ये सुनकर वली मोहम्मद को कुछ इत्मीनान हुआ। वो जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ा। फिर इसने कमरे में डरते डरते कदम रखा। वाकई वहां कोई ना था। वली मोहम्मद ने जो कुछ देखा था इसकी तफसील इसने फयाज हुसैन को बताई। मुझे लगता है वली मोहम्मद तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। फयाज हुसैन ने इजहार ख्याल किया। नहीं साहब जी वो ख्वाब हरगिज नहीं था। मैंने जो कुछ देखा है अपनी जागती आंखों से देखा है। फिर वो कहाँ गया? फयाज हुसैन ने पूछा। साहब जी किसी ने मेरे थप्पड़ भी मारा था। वली मोहम्मद ने इंचकशाफ किया। थप्पड़? फयाज हुसैन ने हैरान होकर पूछा। जी साहब जी यहाँ इस तरफ। वली मोहम्मद ने दाहिना गाल फयाज हुसैन की तरफ किया। फयाज हुसैन ने इसका चेहरा देखा तो वो दंग रह गया। इसके दाएं गाल पर उंगलियों के निशानात बने हुए थे। अब इसे यकीन आ गया कि वली मोहम्मद ने जो कुछ देखा है वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में देखा है। वली मोहम्मद बड़ी मुश्किल में था। इसे अगर ये मालूम होता कि यहाँ आकर ऐसे खौफनाक वाकयात से दो चार हो जाएगा तो वो हरगिज कमरे में सोने की हामी न भरता। सुबह नजदीक थी। फयाज हुसैन ने सुबह होने तक नीलम के कमरे में गुजारने का फैसला किया। वली मोहम्मद अब अकेला जाने को बिल्कुल तैयार न था, लेकिन जब इससे मालूम हुआ कि फयाज भी इसके साथ होगा तो कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। बेड अभी खाली पड़ा था। तकिए पर कोई फूल ना था। फयाज हुसैन ने कमरे में पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खिड़की पहले ही बंद थी। फयाज हुसैन ने ड्रेसिंग टेबल के सामने से स्टूल उठाया और इसे कोने में रखकर बैठ गया। वली मोहम्मद इसके नजदीक ही कालीन पर बैठ गया। ट्यूब रोशन थी। वली मोहम्मद नींद का कच्चा था, लेकिन अब इसकी आंखों में नींद कहाँ।
दहशत की वजह से कभी वो अपने रुखसार पर हाथ फेरता और कभी फटी फटी नजरों से बेड को देखने लगता। फयाज हुसैन टांग पर टांग करके स्टूल पर बैठा था। इसकी नजरें मुसलसल तकिए पर थी। सुबह तक कोई वाकया जोर पजीर ना हुआ। कोई अंदर आया ना तकिए पर फूल रखा। 7 बजे के करीब वाहिदा ने कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाया। फयाज हुसैन उठा, इसने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वाहिदा का परेशान चेहरा नजर आया। इसके पीछे नीलम थी। इसके चेहरे पर भी इत्मीनान न था। वाहिदा खैरियत तो है? फयाज हुसैन ने दरवाजे से हटकर इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। पहले तुम बताओ। वाहिदा ये कहकर अंदर आई। इसने सबसे पहले तकिए पर नजर डाली। इधर तो खैरियत है, तुम्हारे सामने तकिया, देख लो, फूल नहीं है। फयाज हुसैन ने कहा, लेकिन हमारे कमरे में खैरियत नहीं है। वहां साइड टेबल पर जिधर नीलम सो रही थी एक काले रंग का तरोताजा गुलाब मौजूद है। अरे! फयाज हुसैन हैरान होकर कमरे की तरफ भागा। वहां वाकई साइड टेबल पर एक खूबसूरमा फूल मौजूद था और इसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ देखा तुम लोगों ने? फयाज हुसैन ने पूछा। वाहिदा ने कहा, मैं तो सो रही थी, मुझे नहीं मालूम। और तुम नीलम? फयाज हुसैन ने नीलम से पूछा। अबू, मैं भी सो रही थी, मैंने भी कुछ नहीं देखा। नीलम ने जवाब दिया। हम वहां इसका इंतजार करते रहे, वो यहाँ आकर अपना काम दिखा गया। अबू, कौन है वो? क्या मालूम बेटा, कौन है वो? अबू, ये फूल किस कदर खूबसूरत है। नीलम ने ये कहकर काले गुलाब की तरफ बढ़ी। ना ना, फयाज हुसैन ने इसे तंबीह की, इस फूल को हाथ मत लगाना। लेकिन क्यों अबू? नीलम, तुम्हारे अबू ठीक कह रहे हैं, इसमें बहस करने की क्या जरूरत है? वाहिदा ने डांटा। जी अच्छा अम्मी, नीलम ने सादतमंदी से कहा। वो काला गुलाब शाम तक वहां रखा रहा। हालात अब इतने संगीन हो गए थे कि किसी आमिल को बुलाए बगैर चारा ना था। फयाज हुसैन ने अपने जानने वालों से तस्करा कर रखा था। आज वो घर से ये सोचकर निकला था कि शाम को घर में किसी आमिल के साथ ही घुसेगा। लेकिन सच्ची है तो फिर हालात भी खुद ब खुद वैसे ही पैदा हो जाते हैं। दफ्तर पहुंचा तो सादे फिल्म्स के मैनेजर ने फयाज को एक आमिल का पता दिया। ये आमिल कारोबारी आदमी ना था, बल्कि बहुत कम लोग जानते थे कि वो आमिल भी है। वो एक प्रेस में मुलाजिम था और शाहनूर स्टूडियो के अकब में जो आबादी थी वहां इसकी रिहाइश थी। नाम था इसका फतेह मोहम्मद। शाम को घर पहुंचने से पहले फयाज हुसैन ने फायदा को फोन कर दिया था और इसे बता दिया था कि वह शाम को एक आमिल फतेह मोहम्मद के साथ घर आएगा। नीलम का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम हो तो इसे जाने न देना। वाहिदा बड़ी बेचैनी से आमिल का इंतजार कर रही थी। शाम हो चुकी थी। नीलम अपने कमरे में मौजूद थी। वाहिदा भी उसके साथ बैठी थी। वो दोनों इधर उधर की बातों में मशगूल थी कि घंटी बजी। वाहिदा ने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो फयाज के साथ एक दुबले पतले आदमी को पाया। 50 साल का एक सांवला सा आदमी था, बिल्कुल एक आम सा आदमी। इसे देखकर वाहिदा बड़ी हैरान हुई। ये फयाज आमिल के नाम पर किस आदमी को पकड़ लाए हैं, इसने सोचा। फिर वो फौरन ही दरवाजे से पलट आई। फयाज साहब ने फतेह मोहम्मद को ड्राइंग रूम में बिठाया। फतेह मोहम्मद ने सोफे पर बैठकर टांगे ऊपर कर ली। वो बेतकल्फी से आलती पालती मार कर बैठ गया और बोला, घर में कोई छोटा आईना होगा? हाँ होगा, फयाज हुसैन ने उठते हुए कहा। फिर फयाज हुसैन ने एक छोटा सा आईना फतेह मोहम्मद के सामने से मेज पर रख दिया। फतेह मोहम्मद ने आईने का स्टैंड सीधा किया और इसे इस जाविये से मेज पर रखा कि इसे अपनी शक्ल आईने में दिखाई देती रहे। अब फतेह मोहम्मद की नजर आईने पर थी और उंगलियों पर कोई वजीफा पढ़ रहा था। अचानक ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने की आवाज पर फयाज हुसैन चौंका। इसने दरवाजे की तरफ देखा, वहां वाहिदा खड़ी थी। वाहिदा ने कुछ बोलना चाहा तो फयाज हुसैन ने इसे उंगली के इशारे से बोलने से मना कर दिया। फतेह मोहम्मद बहुत तवज्जो से कुछ पढ़ रहा था और इसकी आंखें आईने को घूर रही थी। फयाज हुसैन नहीं चाहता था कि वाहिदा की आवाज से फतेह मोहम्मद की तवज्जो हट जाए। वो खुद उठकर दरवाजे पर पहुंच गया और वाहिदा को इशारे से बाहर निकाल ले गया। फिर इसने ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद करके वाहिदा से पूछा, हाँ क्या हुआ? मैं ये पूछ रही थी कि आमिल साहब कितनी देर यहाँ ठहरेंगे। वाहिदा ने कहा, मुझे मालूम नहीं। फयाज हुसैन ने कहा, तुम क्यों पूछ रही हो? मेरा मतलब है कि अगर खाना वगैरह खाकर जाए तो खाने का इंतजाम कर दूं। मेरा ख्याल है कि खाना नहीं खाएंगे, फिर भी जाते हुए इनसे इसरार कर लेंगे। मेरा ख्याल है तुम एहतमाम कर लो। फतेह मोहम्मद का वजीफा जल्द खत्म ना हुआ, तकरीबन 1 घंटे तक चला। फतेह मोहम्मद उंगलियों पर कुछ पढ़ता रहा और इसके वजीफा पढ़ते पढ़ते अचानक फतेह मोहम्मद ने फयाज हुसैन को देखकर हाथ के इशारे से पानी लाने को कहा। फयाज हुसैन जल्द से उठकर एक गिलास पानी ले आया और इसने गिलास आईने के बराबर रख दिया। फतेह मोहम्मद ने वजीफा खत्म करके झुककर आईने पर 3 फूंके मारी, फिर आईना देखकर मुस्कुराया जैसे इसने आईने में कुछ देखा हो। इसके बाद इसने गिलास उठाया और गट गट करके सारा पानी पी लिया। लड़की कहाँ है? फतेह मोहम्मद ने गिलास मेज पर रखते हुए पूछा। घर में अंदर, फयाज हुसैन ने बताया। इसके सर का एक बाल चाहिए। फतेह मोहम्मद ने कहा, मैं लेकर आता हूँ। फयाज हुसैन उठता हुआ बोला, लड़की को तो बुलाने की जरूरत नहीं। नहीं, लड़की को लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसके सर का एक बाल चाहिए। फतेह मोहम्मद ने कहा। फयाज हुसैन को नीलम के सर का एक बाल लाने में चंद सेकंड लगे। वो बाल लाकर इसने फतेह मोहम्मद के सामने कर दिया। लीजिए। फतेह मोहम्मद ने फयाज के हाथ से नीलम के सर का बाल ले लिया। पहले इसने इससे रोशनी की तरफ करके देखा, फिर बाल का एक सिर इसने अपनी उंगली पर लपेट लिया। फिर इसने कुछ पढ़ना शुरू किया। अब वो पढ़ता जाता था और बाल को उंगली पर लपेटता जाता था, यहाँ तक कि सारा बाल इसकी उंगली पर लिपट गया। फिर इसने अंगूठे से बाल के सिरे को दबा लिया ताकि वो खुल ना सके। फयाज हुसैन से बगौर देखता रहा। अचानक फतेह मोहम्मद खड़ा हो गया और इसकी नजरें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी हुई थी। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, जैसे इस जमीन पर किसी बिल्ली की तरह गाड़ दिया गया हो। फिर वो चला। इसका रुख दरवाजे की तरफ था। वो किसी ऐसे मामूल की तरह कदम उठा रहा था जिस पर मुसमरेज़म कर दिया गया हो। फयाज हुसैन खामोशी से इसके पीछे हो लिया। फतेह मोहम्मद ने बंद दरवाजे को खोला और बाहर निकल गया।
फयाज का ख्याल था कि इसका रुख घर से बाहर की तरफ को होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो घर के अंदर जा रहा था। फयाज हुसैन इसके पीछे पीछे चलता रहा। फतेह मोहम्मद नीलम के कमरे में गया ना, इनके बेडरूम में, ना वो टीवी लॉन्च में गया। इसका रुख स्टोर की तरफ था। फतेह मोहम्मद ने मकानी के अंदाज में स्टोर का दरवाजा खोला और इसमें दाखिल हो गया। फयाज हुसैन जब तक दरवाजे के नजदीक पहुंचा, इस वक्त तक दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अचानक अंदर से मियाओं की खौफनाक आवाज आई। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे दो शख्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। अंदर से चीजों के गिरने की आवाजें आ रही थी। कुछ देर मजीद अंदर से आवाजें आती रहीं, फिर एकदम सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के बाद स्टोर का दरवाजा खुला। फतेह मोहम्मद स्टोर से बरामद हुआ। फयाज हुसैन इसकी शक्ल देखते ही काम गया। वो किसी छिपकली की तरह जर्द हो रहा था। इसके चेहरे की मतानत में कोई फर्क न आया था। वैसे संजीदगी जारी थी जैसे स्टोर में दाखिल होते वक्त थी। इसके सफेद कपड़ों पर जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। पानी, फतेह मोहम्मद ने बड़ी बेचैनी से कहा। फयाज हुसैन फौरन एक गिलास पानी ले आया। फतेह मोहम्मद ने देर में ड्राइंग रूम में पहुंच चुका था। फयाज हुसैन ने इसको पानी ले जाकर दिया। फतेह मोहम्मद ने बड़ी बेताबी से गिलास इसके हाथ से ले लिया और बड़ी तेजी से एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। फिर फयाज हुसैन की तरफ गिलास बढ़ाता हुआ बोला, और फयाज हुसैन इस मरतबा जग भर कर ले आया। इसने एक गिलास पानी इससे और पेश किया। फतेह मोहम्मद ने पानी गट गट पी लिया और गिलास फयाज की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, और मेरा आला खुश हो रहा है, पेट में आग लगी है। इस तरह फतेह मोहम्मद ने 4 गिलास पानी के पिए। तब कहीं जाकर इसकी आवाज बहाल हुई। ये क्या हुआ? फयाज हुसैन ने इसके कपड़ों पर पड़े हुए सुर्ख धब्बों के बारे में पूछा। ये खून के धब्बे हैं, फतेह मोहम्मद ने बड़े पुरस्कार अंदाज में कहा। आपको चोट लगी है? फयाज हुसैन ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, वो मुझे चोट दे गया है, वो बहुत जबरदस्त है, फतेह मोहम्मद ने गोलमल जवाब दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? फयाज हुसैन ने पूछा। वो मेरा मशवरा मानेंगे? फतेह मोहम्मद ने जवाब देने के बजाय सवाल किया। जी फरमाए, फयाज हुसैन ने बड़ी संजीदगी से कहा। आप अपनी लड़की की जितना जल्द मुमकिन हो सके शादी कर दें। फतेह मोहम्मद ने हिदायत की। अभी तो वो पढ़ रही है, फयाज हुसैन ने बताया। आपको अपनी लड़की की जिंदगी अजीज नहीं? फतेह मोहम्मद ने ताकीद की। वो मेरी इकलौती बेटी है, फयाज हुसैन ने घबरा कर कहा। इससे ज्यादा अजीज कौन होगा? फिर मैं जो कह रहा हूँ वो करे। शादी भी इसकी कहीं दूर होनी चाहिए, इस पर जबरदस्त असर है। वो दिन ब दिन इससे अपने घेरे में लेता जा रहा है। फतेह मोहम्मद ने बड़े गुस्सा अंदाज में कहा। आप कुछ करें ना, जो कहेंगे हाजिर कर दूंगा। फयाज हुसैन बोला। पैसों से ये असर दूर ना होगा, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इतनी मेहनत मेरी बसात से बाहर है। फतेह मोहम्मद ने बड़े मायूसाना अंदाज में गर्दन हिलाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे अरे, फयाज हुसैन ने चौंक कर कहा। बैठे तो खाना खाकर जाइएगा। फतेह मोहम्मद ने खड़े होते हुए वसूख से कहा। क्या आपने यहाँ तक आने की जहमत की? कोई फीस वगैरह? फयाज हुसैन ने खुआकर फिर सवाल किया। फयाज हुसैन साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फतेह मोहम्मद ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हुए बोला। मैंने जो हिदायत की है इस पर आप फौरन अमल करें, वरना आपकी लड़की की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये कहकर फतेह मोहम्मद एक लम्हा ना रुका। वो कुछ खौफसदा सा महसूस हो रहा था और इसकी कोशिश थी कि वो जल्द अज जल्द इस घर से निकल जाए। फतेह मोहम्मद को गेट तक छोड़ कर आया। फयाज हुसैन बहुत परेशान था। नीलम के बारे में फतेह मोहम्मद जो कहकर गया था वो इसे तो मुब्तला कर देने वाला था। इसके अलावा फतेह मोहम्मद की जो दुर्गत यहाँ बनी थी और इसके कपड़ों पर खून के छींटे जो पड़ गए थे, ये सब फयाज हुसैन को हैरान और परेशान कर देने के लिए काफी था। फयाज हुसैन ने दरवाजे पर कदम रखा तो वाहिदा सामने खड़ी थी। वो बोली, क्या आमिल साहब चले गए? हाँ चले गए, फयाज हुसैन ने जवाब दिया। क्या वो स्टोर में भी गए थे? वाहिदा ने सवाल किया। हाँ गए थे। फिर जब अंदर से बाहर आए तो इनके होश उड़े हुए थे और लिबास पर खून के धब्बे थे। खून के धब्बे? वाहिदा की आंखें खौफ से फट गई। क्या वो जख्मी हो गए थे? नहीं, इनके जिस्म पर कोई जख्म ना था। फयाज हुसैन ने वजाहत की। क्या बताया उन्होंने? वाहिदा ने पूछा। कोई साफ बात नहीं कि बस इतना बताया कि नीलम पर जबरदस्त असर है, इसकी जल्द से जल्द शादी ना की तो इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। फयाज हुसैन ने फिक्रमंदी से कहा। अरे तो इसे दूर करे, इन्हें यहाँ किस लिए बुलाया था? वाहिदा जरा खफगी से बोली। मेरा ख्याल है कि मामला इनके बस से बाहर है, वो यहाँ से डरे डरे से सहमे सहमे से गए। फयाज, फिर क्या होगा? वाहिदा परेशान होगी। आओ पहले जरा स्टोर में जाकर देखते हैं, बाद में फिर कुछ और सोचेंगे। नहीं भाई, मैं वहां नहीं जाऊंगी, जाने वहां क्या हो, वाहिदा ने सहम कर कहा। अच्छा ठहरो, मैं अलमारी से रिवॉल्वर निकाल कर लाता हूँ। फयाज हुसैन ये कहकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाला, इसे चेक किया, वो लोड था। तुम बैठो, मैं अकेला देख कर आता हूँ। फयाज हुसैन स्टोर की तरफ जाते हुए बोला। रिवॉल्वर की ऐसे कुछ वाहिदा की हिम्मत बन गई, वो अपने शोर के पीछे पीछे चलती। फयाज हुसैन ने हैंडल घुमाकर पहले थोड़ा सा दरवाजा खोला, फिर सीधे हाथ में रिवॉल्वर तान कर दरवाजे में जोर से लात मारी। दरवाजा जोर से दीवार के साथ लगा, एक धमाका सा हुआ। दरवाजा खुलता देखकर वाहिदा का दिल हलक में आ गया। वो जल्दी से फयाज हुसैन के पीछे छुप गई। स्टोर में कुछ न था। फयाज हुसैन ने अंदर जाकर स्टोर की लाइट जलाई और इधर उधर देखा, वहां कोई चीज ना थी। इसने अपने पैर से टीन की पेटी पर ठोकर मारी, लेकिन वहां से कोई चीज बरामद ना हुई। अब हिम्मत करके वाहिदा भी अंदर आ गई थी। वो गौर से फर्श को देख रही थी। फर्श साफ था, यहाँ तो कुछ नहीं है, वाहिदा ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। लेकिन मैंने खुद किसी बिल्ले की गुड़ाहट सुनी थी और फिर चीजों के गिरने की आवाज आई थी, जैसे दो शख्स आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए हो। ये कैफियत बस थोड़ी देर रही थी, इसके बाद सन्नाटा छा गया था। फिर फतेह मोहम्मद हल्दी की तरह होकर यहाँ से निकले थे। लिबास पर खून के छींटे भी थे। फयाज हुसैन ने बताया, अगर यहाँ लड़ाई हुई होती तो चीजें इधर उधर फैली मिलती, यहाँ तो सब चीजें अपने ठिकानों पर रखी हैं। फिर यहाँ खून के कतरे भी दिखाई नहीं देते। वाहिदा ने कहा,
अम्मी किसका खून? अचानक नीलम ने आकर पूछा। स्टोर के दरवाजे पर अचानक ही नीलम नमदार हो गई थी। इसे दरवाजे पर देखकर दोनों घबरा गए।